डियर स्टूडेंट्स, फोर्थ सेम आपका लेसन 3 थर्ड है और वीडियो 6 है, छठी वीडियो है। आर्थिक असंतोष आज हम इसको समझेंगे। हम पढ़ रहे थे पिछली वीडियो में उग्र राष्ट्रवाद के उदय के कारण। 3 कारण हम देख आए हैं, पढ़ाए हैं, समझ आए हैं। चौथा कारण जो है वो है आर्थिक असंतोष। वैसे तो आप लोगों ने इसको भी समझ लिया है, देख लिया है। जब उदारवादी लोगों ने व्याख्या की कि अंग्रेज के लिए यहाँ भलाई के लिए नहीं, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए आए हैं, तो उस सारे से लोगों में असंतोष पैदा हुआ अंग्रेजी राज के प्रति। तो उसमें विशेष रूप से जो आर्थिक असंतोष था तो वो था आर्थिक नीतियों के कारण से। वो आर्थिक नीतियां भी आप पढ़ आए हैं कि 1896 में एक बार इसको और फोकस करते हैं। कपास का कपास पर आयात कर लगता था। आयात कर जो था वो पहले 5% था, तो वो 5 से घटाकर 3.5% कर दिया गया। तो उसका लाभ, और दूसरी ओर भारतीय जो मिलें थी उन पर जो उत्पादन कर जो था वो 3.5% लगाया गया। इस नीति से विदेशी जो सामान था वो भारत में सस्ता हो गया, और वहीं देशी जो सामान था, हमारा जो सामान था, इस आयात कर लगने से देशी सामान वो आपका महंगा हो गया। इस बात को समझने की जरूरत है। ये एक आर्थिक पहलू है। तो कुल मिलाकर इससे भारतीयों का नुकसान हुआ। तो इसके कारण से स्वदेशी आंदोलन, विशेष रूप से उग्र राष्ट्रवाद की भावना ने जोर पकड़ा। शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी थी। और क्या कारण थे? शिक्षित भारतीयों में बेरोजगारी, विशेष रूप से ऊंचे पद नहीं थे उनके पास, जबकि वो अच्छी योग्यता रखते थे। तो इसके कारण से, और साथ में जो अंग्रेजी शिक्षा का जो प्रसार हो रहा था उसके कारण से संख्या भी काफ़ी बढ़ गई थी। तो इन सब कारणों ने जो है काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दिया। उद्योगों और व्यापार का विकास न होने के कारण ये शिक्षित जो लोग थे ये केवल नौकरियों पर निर्भर हो गए, क्योंकि व्यापार नहीं चल रहा, कुछ और गतिविधि इतनी मजबूत नहीं थी हमारी, तो कम अवसर नौकरियों में उपलब्ध थे। अब नौकरी में भी कम अवसर ही उपलब्ध थे, कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो साथ में ही इसमें एक आंकड़ा दिया है 1903 में 75 रुपये जो प्राप्त करने वाले या इससे ज़्यादा वेतन प्राप्त करने वाले जो लोग थे वो केवल 16,000 भारतीय, मतलब इनको कम वेतन की नौकरियां मिलती थी। सरकार की जो नीति रहती थी वो इनके प्रति उपेक्षा की रहती थी। बार बार निवेदन करने पर भी ICS, हम ये कई बार पढ़ के आए हैं परीक्षा, इंडियन सिविल सर्विस की, इसकी परीक्षा इंग्लैंड और भारत में एक साथ आयोजित नहीं की गई। लॉर्ड कर्जन जो 1905 में गवर्नर जनरल थे, उन्होंने तो भारतीयों को अयोग्य घोषित कर दिया कि भारतीय ऊंची नौकरियों के लिए बने ही नहीं हैं, अयोग्य हैं। तो ये सारे कारण थे। उग्र राष्ट्रवाद के तरफ जो है ज़्यादा जाने के 2 मुख्य कारण हैं। तो या तो शिक्षित भारतीय जो है कम वेतन पाते थे, और दूसरा साथ में वो क्या था कि लोकतंत्र, राष्ट्रवाद और पश्चिम विचारों से परिचित थे। पश्चिम विचारों में आपका लोकतंत्र, राष्ट्रवाद, समानता, स्वतंत्रता, इन विचारों से परिचित होने के कारण से वो आंदोलनों में ज़्यादा भाग लेना चाहते थे, और आंदोलनों को ही एक अच्छा रास्ता मानते थे कि इसके माध्यम से ही हम स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। A.R. देसाई क्या कहते हैं? शिक्षित, ये एक आधा कोटेशन आपको याद होना चाहिए। शिक्षित मध्यम वर्ग में बेकारी के परिणाम स्वरूप व्याप्त आर्थिक दैन्यता के कारण राजनीतिक असंतोष वर्ग, राष्ट्रीयता जिसके प्रमुख कर्णधार लाल बाल पाल थे, के जन्म का महत्वपूर्ण कारक जो है वो बनता है, कारण बनता है, कारक बनता है। 5वां जो आपका बिंदु है
पांचवा बिंदु क्या है आपका, इसको समझेंगे। अभी हमने आर्थिक असंतोष को समझा है। अब पांचवा बिंदु है आपका अकाल तथा प्लेग। इस समय दुर्भाग्य हमारा था कि, लेकिन ये इसका कुछ लाभ भी मिला, भारतीयों में जनचेतना जगी, लेकिन बहुत बड़ा दुर्भाग्य था कि बड़े अकाल जो प्राकृतिक प्रकोप थे, ये प्राकृतिक प्रकोप थे, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं लाए गए थे। तो इन्होंने भारतीयों के जो कष्टों को प्राकृतिक प्रकोपों ने काफ़ी बढ़ा दिया। तो 1800, ये आंकड़े भी याद होने चाहिए, तभी आपका प्रश्न थोड़ा सटीक बनता है थोड़ा बहुत। 1876 से 1900 के मध्य में 18 बार अकाल पड़ते हैं। और सबसे जो भयंकर अकाल थे आपके, वो थे 1896-97 का, ये नोट करने का है, और 1898 और 1900 के बीच में, इतने पीरियड में ये अकाल हुए। देशव्यापी थे, ऐसा नहीं था किसी एक स्टेट में ही पड़ा हो, काफ़ी हिस्सों में इन्होंने घेर रखा था कि 7 करोड़ आबादी तो प्रभावित हुई और 2 करोड़ लोग मारे गए। तो कम बड़ी वो नहीं था, 2 करोड़ लोग मारे गए। आज हम देख रहे हैं कोरोना में कुछ लोग मर रहे हैं, हालांकि उसमें कई लोगों का दोष है, उस पे नहीं जाएंगे हम, लेकिन 2 करोड़ लोग उस जनसंख्या के अनुपात में, जो उस समय जनसंख्या रही होगी, शायद 30 करोड़ से कम थी उस समय जनसंख्या, तो उस समय के हिसाब से तो बहुत बड़ी जनसंख्या हो गई है। तो सरकारी राहत कार्य, इनसे निपटने के लिए सरकारी जो राहत थी वो अपर्याप्त थी, मतलब उन लोगों ने बहुत कम काम किया और बहुत धीमा किया। तो ये इसके कारण लोगों के कष्ट बढ़ते ही गए। सरकार का रवैया तनिक भी सहानुभूतिपूर्ण नहीं था। जहां एक और अकाल पड़ रहा था, हमने पढ़ा था, आपको ध्यान होगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाले जनरल का नाम रिटर्न, उस समय यहाँ पर महारानी के विक्टोरिया के लिए उत्सव मनाए जा रहे थे, उसको यहाँ पर उत्सव मनाया, धन पानी की तरह बहाया। ये पुरानी चीजें भी सारी कोरिलेट होती हैं, आप ध्यान करेंगे तो। सरकार की हृदयहीनता का पता चलता है कि कितनी हृदयहीन है, कोई संवेदना समाज के प्रति उनके अंदर नहीं थी। तो अब लोगों को समझ में आया कि केवल संवैधानिक तरीके ही पर्याप्त नहीं है, क्योंकि ये लोग ऐसे मानने वाले नहीं थे। अभी अकाल तो समाप्त नहीं हुआ था, साथ में क्या चल पड़ा, प्लेग चल पड़ा। पूना में ये विशेष रूप से चला, पूना से शुरुआत हुई। बम्बई सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए जो तरीके अपनाए, उससे इस तरीकों से रोष ही पैदा हुआ, दुख ही पैदा हुआ और कड़वाहट ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि सरकारी तंत्र फैल था। सरकार ने भूल यह की सहायता का काम सारा सरकारी अफसरों के हवाला कर दिया। अफसर अंग्रेज थे, उन अफसरों को इतनी समझ भी नहीं थी भारतीय माहौल की, लोगों की ज़रूरतों की। तो उन लोगों ने जो उपाय, लगन और उत्साह की कमी थी इनके अंदर, तो जो उपाय किए वो भी कमजोरी साबित हुए। लागू करने के जो तरीके थे खासकर वो मूर्खतापूर्ण थे। पूना में प्लेग कमिश्नर मिस्टर रैंड, प्लेग का कमिश्नर था मिस्टर रैंड, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान कर लें पूना में कौन था, ये 2 अंक में भी आ जाता है। तो रैंड ने इस काम के लिए सेना के जवानों को बुला लिया। हमारे यहाँ भी कई बार जरूरत पड़ जाती जब महामारी बड़ी होती है, तो जवान घरों में घुसकर जांच करते और प्लेग से ग्रस्त लोगों को एकदम अलग कर देते। छुआछूत वाली बीमारी थी। तिलक ने अपने समाचार पत्रों में केसरी में आलोचना की। तिलक ने लिखा, प्लेग हमारे सरकारी प्रयत्नों से कम निर्दयी है, मतलब सरकारी प्रयत्न ज्यादा निर्दयी हैं। लोग भड़क गए, लोग इस सारे से भड़क गए। समाज में इनके प्रति जो है तीखी आलोचना भी जो है सरकार की हुई समाचार पत्रों में। एक नौजवान इतना तो इस चीज से दुखी हुआ जिसका नाम था दामोदर चापेकर, वेरी इंपॉर्टेंट, 2 अंक में। इसने हत्या कर दी इस कमिश्नर रैंड की और उसके सहायक लेफ्टिनेंट आयर्स की गोली मारकर हत्या कर दी। हालांकि उसको फांसी हो गई, लेकिन वो क्रांति का एक बड़ा जो है हिमायती बन गया। तो चापेकर को फांसी की सजा सुनाई और इसका जिम्मा जो है वही इतना भड़काऊ जो अखबार में लिखा, इसका मुकदमा तिलक पर चला और तिलक को बड़ी सजा हो जाती है।
आरोप लगाया, 18 महीने की सजा उनको होती है। तिलक को प्रिवी काउंसिल में अपील की अनुमति भी नहीं दी गई। इस सारे प्रकरण में तिलक भारतीय जनता के हीरो बन गए और लोक में मान्य, समाज में जो मान्य हो जाए, वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में, उसको बोलते हैं लोकमान्य। तो लोकमान्य तिलक क्या कहलाए? लोकमान्य, समाज में जो मान्य हो जाए। छठा जो बिंदु है वो है आपका हिंदू पुनरुत्थान, उत्थानवाद, हिंदू रिवाइवलिज्म, इसको आप समझेंगे। छठा है आपका। 5वां बिंदु आपको समझ में आ गया होगा, काल और प्लेग। ये बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, आप इनको थोड़ा ध्यान से समझें। उदारवादी नेता पश्चिमी धर्म, सभ्यता और संस्कृति से अधिक प्रभावित थे। पुनरुत्थान, वो सारा दिन उन्हीं का गुणगान करते थे। उदारवादी पश्चिमी से ज़्यादा प्रभावित थे। पश्चिमी धर्म, साहित्य, संस्कृति श्रेष्ठ समझते थे। वो पश्चिम को कुल मिलाकर श्रेष्ठ समझते थे। इसी वजह से वो ब्रिटिश राज को बनाए भी रखना चाहते थे ताकि पश्चिमी राजनीतिक संस्थाओं का भारत में विकास हो सके। ये सब हमें पता है, पढ़ाए हम। परंतु कालांतर में समय बीतने के साथ भारतीयों में आत्मसम्मान जागा, आत्मविश्वास की भावना आई। इन सब भावनाओं से, इस गुणों का विकास होने से उनके अंदर जो है विरुद्ध, जो है पश्चिमीकरण के विरुद्ध प्रतिक्रिया का विकास होता है। और जब उनको पता चलता है कि हमारी जो संस्कृति है वो इनकी बजाय ज़्यादा श्रेष्ठ है, उसमें भी कोई कम दम नहीं है, तो इसके प्रति जो ये आंदोलन चला, ये जो जागृति आई, इसको क्या कहा गया? हिंदू पुनरुत्थान भी इनको कहा जाता है। तो उग्र राष्ट्रवादियों ने जो है बल दिया किस चीज़ पर? हिंदू धर्म के सहारे, इसके सहारे लोगों में जागृति लाई जाए, विचार जो है प्रकट किए जाएं। उन्होंने वंदे मातरम का नारा दिया, युवाओं को राष्ट्रवाद की प्रेरणा दी। इसमें बंकिम चंद्र का भी बड़ा योगदान था। जन आंदोलन बनता गया इस तरह से। स्वामी विवेकानंद का भी एक बड़ा योगदान था। धार्मिक नेता थे, लेकिन उन्होंने राष्ट्रवाद को जगाने में, युवाओं में श्रद्धा जगाने में बड़ी भूमिका निभाई मातृभूमि के प्रति। उन्होंने देशवासियों से कहा, हर प्रकार की जो कमजोरी है उसको उखाड़ फेंकने का आह्वान किया कि किसी तरह की कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। देश बड़ा है, दुनिया में अगर कोई पाप है तो उन्होंने कहा, किसने कहा था? विवेकानंद ने कहा था, दुनिया में अगर कोई पाप है तो वो क्या है? निर्बलता, कमजोरी। निर्बलता त्याग करो, निर्बलता मृत्यु है। सत्य की कसौटी यह है कि कोई भी वस्तु अगर तुम्हें शारीरिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक दृष्टि से निर्बल बनाती है तो उसे विष समझकर, जहर समझकर त्याग दो। विवेकानंद ने जनता की शक्ति पर, कथन याद रखना आप, विश्वास करते हुए लिखा, भारत की एकमात्र आशा उसकी जनता है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया, आशा है जनता, विवेकानंद जी का चल रहा है सारा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि भारत एक कैसा देश है? आध्यात्मिक देश है, और इसका आध्यात्मिकता का लक्ष्य स्वतंत्रता मिलने के बाद पूरा हो सकता है। इसी प्रकार तिलक ने भी क्या किया? पश्चिमी आक्रमण की बुराई और भारतीय संस्कृति से, भारतीय से प्रेम का जो है संदेश दिया। भारतीय जो संस्कृति थी उससे प्रेम का उपदेश दिया। उन्होंने अपने जो शिवाजी उत्सव, वेरी इंपॉर्टेंट 2 अंक में, शिवाजी उत्सव, गणपति उत्सव मनाने का जो है एजेंडा रखा और लोगों ने, युवाओं ने खासकर इसको खूब मनाया। और तिलक ने साथ में क्या क्या, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, आप ध्यान रखें। तो उन्होंने कहा कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। बहुत बार आता है ये, जन्मसिद्ध अधिकार है, तिलक ने कहा। लाला लाजपत राय आर्य समाज से प्रभावित थे। उन्होंने पश्चिमी सभ्यता की प्रशंसा करने वालों और अंग्रेजी रंग में रंगे भारतीयों की भर्त्सना की। लाला जी ने भर्त्सना की, जो अंग्रेजी राज को ज़्यादा पसंद करते थे। इसी तरह से विपिन चंद्र पाल ने जनता को दुर्गा और काली के नाम पर शक्ति प्राप्त करने का संदेश दिया, प्रेरित किया।
अरविंद घोष ने भी जो है धर्म का सहारा लिया। जीवन का लक्ष्य है स्वतंत्रता और हमारे इस उद्देश्य को केवल हिंदू धर्म ही पूरा कर सकता है, ऐसी प्रेरणा उन्होंने भी दी। जैसा जनमानस होता है, अगर उसको उसकी प्रेरणा उससे जगती है तो ऐसी कोई इसमें बुराई नहीं थी। और इसका कोई उद्देश्य इनका ऐसा नहीं रहा कि कोई हमने धार्मिक संकीर्णता फैलानी है, लेकिन अंग्रेजों ने इस चीज़ का प्रयोग किया और कुछ देशद्रोही लोग थे, उन्होंने इन चीज़ों का प्रयोग करके समाज में सांप्रदायिकता फैलाई। तो एनी बेसेंट, इस तरह के बहुत सारे उग्र राष्ट्रवादी थे जो हिंदू धर्म और संस्कृति से प्रभावित थे और उन्होंने इसका सहारा लेकर जो है आंदोलन को आगे बढ़ाया। तो उसके बाद जो आपका बिंदु आता है वो है 7वां बिंदु। 7वां जो बिंदु है आपका वो विशेष रूप से उसका विषय है आपका जातीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। जातीय कटुता और अंग्रेजों का अहंकार युक्त व्यवहार। ये पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए और इनके अंदर की जो सामग्री है, डाटा है, फैक्ट्स है, वो भी आपके। तो एक प्रमुख कारण था, धीरे धीरे जैसे जैसे जातीय कटुता में लगातार वृद्धि हो रही थी, अंग्रेजों के कारण से बढ़ोतरी होती गई। अंग्रेजों का व्यवहार ही ऐसा था, उनके अत्याचार ही ऐसे थे, वो लगातार अपमान करने से चूकते नहीं थे। भारतीय नौकरों को मार मार कर, पीट पीट कर मार देते थे और सज़ा भी नहीं मिलती थी उनको। ये भी एक बड़ा दुर्भाग्य था, जो सज़ा मिलनी चाहिए थी। कर्जन की जीवनी के लेखक वो लॉर्ड रोनाल्ड्सडे ने एक घटना का वर्णन किया है। घटना 1902 में सियालकोट की है। एक भारतीय रसोई को पीट पीट कर इसलिए मार डाला कि उसने अंग्रेज अफसर की बात मानने से इनकार कर दिया था। 1892 में से इंग्लैंड में अनुदारवादी सरकार थी और जो वायसराय भारत आए, अनुदारवादी ज़्यादातर लोग थे। एक उदारवादी होता है, एक अनुदारवादी, मतलब उदारवादी का उल्टा। इनकी सरकार थी, तो जो भी वायसराय आए उन्होंने भारतीय भावनाओं का ध्यान नहीं रखा, बल्कि अहंकार युक्त का प्रदर्शन किया। जिसका उदाहरण के लिए लॉर्ड एल्गिन ने अपनी विदाई पार्टी में घोषणा की। लॉर्ड एल्गिन अपनी घोषणा करते हैं, क्या घोषणा करते हैं? हिंदुस्तान तलवार के बल पर जीता गया था और इसकी रक्षा भी या इसको बनाए भी जो है तलवार के दम पर ही जो है इसकी रक्षा की जाएगी, मतलब तलवार ही चलेगी यहाँ पर। कर्जन ने घोषणा की, क्या घोषणा की कर्जन ने? कि भारतीय ईमानदार नहीं हैं, इसलिए उन्हें ऊंचे पद नहीं दिए जा सकते। ये सीधी सीधी एक भारतीयों के हृदय पर चोट थी, उनके आत्मसम्मान पर चोट थी। तो कुल मिलाकर अंग्रेजों को भारतीयों से कोई सहानुभूति नहीं थी। समाचार पत्रों में तीव्र प्रतिक्रियाएं हो रही थी। इन तीव्र प्रतिक्रियाओं ने युवाओं को, समाज को उग्र राष्ट्रवाद की ओर झुकने की ओर जो काफ़ी सहायता की। तो ये आपका 7वां बिंदु हो गया है। तो 8वां बिंदु जो अगली वीडियो में हम देखेंगे, 3-4 बिंदु जो रह गए हैं, ताकि मैंने इस बिंदु को जो है थोड़ा इसलिए आपको डिटेल में कराया कि आप ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और थोड़ा डिटेल में तो और भी होते हैं, लेकिन इस पर हम थोड़ी छोटी वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाए। धन्यवाद। कोई बात अगर आपको पूछनी है तो वही अपना तरीका है, गूगल मीट से पूछें या फिर आप जो अपना कोई भी मैसेज व्हाट्सएप पे करके आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। पूछे ज़रूर, नोट्स बनाएं साथ के साथ।